अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप को और वहाँ हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना होगा, क्योंकि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड कोई भी नोटिस इन्फॉर्मेशन है ना, सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाता है। तो चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आपको बताना है स्थिर पूंजी के रूप में किसको नहीं जाना जाता है। उपकरण यानी औजार को, मशीनें को, या मुद्रा को, या इमारत को। जल्दी से बताइएगा। देखिए पहला ऑप्शन है उपकरण यानी औजार, कोई सा भी औजार, मशीनें, मुद्रा या इमारत। जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे उपकरण की, मशीनें की और इमारतों की, है ना। तो इन सभी को जो है स्थिर पूंजी के अंतर्गत रखा गया है। इन सभी को जो है यहाँ पे स्थिर पूंजी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मुद्रा है इसको अस्थिर पूंजी कहा जाता है। यहाँ पे मुद्रा जो है बच्चों, इसको अस्थिर पूंजी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसको अस्थिर पूंजी के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसका कारण क्या है बच्चों, तो इसका तेजी से स्थानांतरण होता है ना। मुद्रा को विनिमय का प्रमुख साधन भी माना जाता है ना। मुद्रा को जो है, करेंसी को, मुद्रा को जो है विनिमय विनिमय का प्रमुख साधन भी माना जाता है, ठीक है। तो बस बच्चों, आपको बेसिकली इतना जानना है कि यहाँ पर स्थिर पूंजी के रूप में नहीं जाना जाता कौन, तो मुद्रा नहीं जाना जाता। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? यानी देखिए, जो नीति आयोग है इसके अंतर्गत कौन नहीं आता, कौन संबंध नहीं है नीति आयोग से, ये बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। जल्दी से बताइएगा। नीति आयोग की शासी परिषद में मतलब कौन नहीं आता है, यानी नीति आयोग में कौन नहीं आता है, कौन संबंध नहीं है नीति आयोग से। तो देखिए बच्चों, बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो ये तो नीति आयोग के अध्यक्ष ही होते हैं, ठीक है। आप लोग को मालूम है, अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये तो आप लोग जानते हो कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री, तो ये भी जो है नीति आयोग के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, ये भी जो है यहाँ पे नीति आयोग के सदस्य हो जाएंगे। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री यानी ये तीनों लोग जो है नीति आयोग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, इनका नीति आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो यहाँ पे नीति आयोग की शासी परिषद से कौन संबंध नहीं है, राष्ट्रपति संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे भारत के? चीफ इलेक्शन कमीशन, जल्दी से बताइएगा बच्चों। ऑप्शन दे दिया गया है आपको। पहला ऑप्शन है केवी के सुंदरम, सुकुमार सेन, डॉक्टर नगेंद्र सिंह या टी स्वामीनाथन। जल्दी से बताना है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश, बहुत सही जवाब है। तो यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी सुकुमार सेन, देन आपका आंसर सही है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। याद रखना है, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इनका जो कार्यकाल था बच्चों, वो 1950 से लेकर, है ना, 1950 से लेकर 1958 तक ये अपने पद पर बने रहे। और 1954 में बच्चों इन्हें
पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी याद रखना है, 1954 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता। बताना है कौन सा देश जो है म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, लाओस। जल्दी से बताइएगा कौन सा देश है जो म्यांमार के साथ थल सीमा नहीं बनाएगा। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कंबोडिया, देन आपका आंसर सही है। तो कंबोडिया जो है ये म्यांमार के साथ थल सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछूं कि म्यांमार से सटे भारत के राज्य कितने हैं, क्या आप लोग बता सकते हो। म्यांमार देश से सटे भारत के राज्य, म्यांमार देश से सटे भारत के राज्य कितने हैं। तो बच्चों याद रखना है, देखिए इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है, अरुणा मामी। ट्रिक कहता है अरुणा मामी, बस इतना याद रखिए, आपको पता चल जाएगा कि म्यांमार देश से सटे भारत के राज्य कितने हैं। तो देखिए अणु से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे माँ से क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर याद रखना है, मणिपुर, मणिपुर हो जाएगा। और मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मी से मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऐसे राज्य हैं जो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो चार ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सटे हुए हैं, है ना, यानी म्यांमार के साथ थल सीमा जो है साझा करते हैं। ये भारत के चार राज्य हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे देश पूछा था ना, देश पूछा था, तो देश कौन सा है, कंबोडिया हो जाएगा, जो इसके साथ साझा नहीं करता, है ना। तो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा कौन सा देश नहीं करता, कंबोडिया नहीं करता। बाकी ये बांग्लादेश, भारत, लाओस ये सभी करते हैं, ठीक है। और सटे राज्य से भी हम लोगों ने देख लिया कि म्यांमार से सटे भारत के कितने राज्य हैं, तो चार हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बात आई है म्यांमार की, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2021 के ही एग्जाम में पूछा गया था कि म्यांमार देश का प्राचीन नाम पूछा जा चुका है। म्यांमार का प्राचीन नाम बच्चों पूछा गया था ना, आप ही लोग बताइए, जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन आ रखा है। तो म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था बच्चों, वर्मा। क्या था, वर्मा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इराक का भी कई बार पूछा है, इराक एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था, तो ये भी याद रखना है, मेसोपोटामिया। क्या था बच्चों, मेसोपोटामिया, याद रख लीजिएगा, मेसोपोटामिया, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो बच्चों जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो एक लाइक दे दीजिए वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। छऊ, तमाशा, मलखम, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो उड़ीसा राज्य से संबंध है ना, यानी उड़ीसा राज्य से संबंध रखता हो। कौन सा ऐसा लोक नृत्य है बच्चों, तो वेरी गुड, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी छऊ, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, छऊ जो है एक आदिवासी नृत्य है। कैसा नृत्य है ये, आदिवासी नृत्य है, ठीक है। यानी छऊ जो है ये आदिवासी नृत्य है और ये बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों में प्रचलित है, ठीक है। ये बंगाल में भी प्रचलित है ये लोक नृत्य, उड़ीसा में भी है और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे झारखंड में भी, याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। यानी आपको बताना है, नेहरू समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, है ना, उसमें क्या चीज़ का जिक्र नहीं किया गया था, क्या चीज़ नहीं था। यानी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में नहीं थी वो चीज़, यानी उस रिपोर्ट में नहीं था डोमिनियन दर्जा या पृथक निर्वाचक मंडल या एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र या वैश्विक मताधिकार। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों।
तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। ये नेहरू रिपोर्ट में नहीं था, ऐसा ऐसा किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया था नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, याद रखना है कि क्या है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 28 अगस्त, याद रखना है 28 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक समिति थी नेहरू, है ना, तो नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो देखिए, पहला तो सिफारिश ये था कि भाषाई आधारों पर प्रांतों का गठन हो, है ना, भाषाई आधार पर प्रांतों, हर एक प्रांत का गठन हो। साथ ही साथ संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। साथ ही साथ भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य बने। और साथ ही साथ एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया था कि पृथक निर्वाचक मंडल हो, ऐसा इस रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? आपको बताना है यूएसए ने, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था? 1939, 1941, 1942, 1943? जल्दी से बताइएगा, बहुत इजी प्रश्न है और ये ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे याद रखना है, अमेरिका जो है विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ था। देखिए, यहाँ पे बात आई है द्वितीय विश्व युद्ध की, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध ये कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों याद रखना है 1939 में शुरुआत हुई थी, है ना, 1939 में शुरुआत हुई थी और ये युद्ध चला था 1945 तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1939 से 1945 तक जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2017, 2020, 2019, 2022? जल्दी से बताना है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है स्वदेशी भाषाओं को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। यह कब किया गया था बच्चों? जल्दी से बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ये किस वर्ष किया गया था बच्चों? याद रखना है 2019 को किया गया था। हाँ जी, 2019 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण किया गया था? आपको बताना है जो आगरे का किला का निर्माण हुआ था वो किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया था। बच्चों, ये आगरा का किला कहाँ है? आगरा में है ना। तो आगरे के किले का निर्माण जो है किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर? जल्दी से बताना है, बेहद प्यारा क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा लाल बलुई पत्थर से वर्ष 1556 ईस्वी में जो है आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, है ना। तो वर्ष 1556 में अकबर के द्वारा जो है लाल बलुई पत्थर से आगरे के किले का निर्माण करवाया गया था। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है बीबी का मकबरा, बता सकते हैं आप लोग बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ है? पहले ये बताइए, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो जल्दी बताइए बच्चों, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो याद रखना है बच्चों, ये औरंगाबाद में है ना। आपको याद रखना है ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। जी हाँ, औरंगजेब ने करवाया था, याद रखिएगा। देखिए, ठीक इसी प्रकार पूछा था
शेरशाह सूरी का मकबरा ये कहाँ है, ये भी याद रखा है बच्चों। तो इसका भी आंसर बता दीजिए आप लोग। सूरी शेरशाह सूरी का मकबरा। देखिए मकबरा, किला, इस सब से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बिहार के सासाराम जिले में है ना, सासाराम जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, यानी किसके काल से। पूर्व आर्य काल से, या उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से। बच्चों मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ये किसके काल से माना जाता है, बताइए। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो बच्चों आपको याद रखना है, पूर्व आर्य काल में, पूर्व आर्य काल में जो है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ किया था। किसने, हड़प्पा वासियों ने, ठीक है। याद यही रखना है कि बच्चों पूर्व आर्य काल में जो है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ किया। फिर उसके बाद आर्य आए, आर्य है ना, आर्य आए थे, आर्य, ठीक है। तो आर्य के समय काल में जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये भी याद रखिएगा। यानी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्य के समय में, आर्य के समय में, आर्य है ना, आर्य के समय, आर्यो भी बोल सकते हो, आर्यो, आर्यो के समय में मूर्ति पूजा, आर्य के समय में मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है किस काल में हुआ। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ था, तो याद रखना है किस काल में हुआ था, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है। यानी देखिए आपको ये बताना है बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल जो है वो कौन सी हो जाएगी। चाय, रबड़, गन्ना, नारियल और कॉफ़ी। जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी हो जाएगी। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी गन्ना, देन आपका आंसर सही है। देखिए बात करेंगे स्टूडेंट चाय की, है ना। तो चाय जो है ये असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की ये मुख्य नकदी फसल मानी जाती है। यानी चाय जो है असम, पश्चिम बंगाल, लिखते चलिएगा, ठीक है। चाय जो है असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, है ना, ये 3 राज्यों की बच्चों यहाँ पे चाय जो है मुख्य नकदी फसल है। चाय जो है असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य की मुख्य नकदी फसल मानी जाती है। रबड़ की बात करें तो ये केरल, है ना, केरल राज्य की मुख्य नकदी फसल है। ये जो रबड़ देख रहे हो ये केरल, ये केरल राज्य की मुख्य नकदी फसल के अंतर्गत आ जाती है। नारियल और कॉफ़ी की बात करें तो नारियल और कॉफ़ी जो है बच्चों ये कर्नाटक की मुख्य नकदी फसल है ना, ये कर्नाटक की मुख्य नकदी फसल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है गन्ना जो है आपको याद रखना है ये बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत। यानी अनुच्छेद 112 से 115, या अनुच्छेद 12 से 35, या अनुच्छेद 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। जी हाँ मित्रों, तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 12 से 35, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कौन से भाग में रखा गया है। यहाँ पर तो अनुच्छेद के बारे में पूछा था ना बच्चों, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, लेकिन इसको किस भाग के अंतर्गत रखा गया है। यानी प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि भारतीय संविधान में,
है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, है ना। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो बच्चों भाग याद रखना है, इसको भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये मौलिक अधिकार जो है ये किस देश की अवधारणा है? यानी ये जो मौलिक अधिकार लिया गया है ये किस देश की संविधान से लिया गया है, बता सकते हैं आप लोग? यानी मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? किस देश की संविधान से ली गई है? यानी ये मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया अपने संविधान में? तो जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा यूएसए देश से ली गई है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, यानी कौन सलाह देता है? बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। यानी भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी इनको महान्यायवादी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन महान्यायवादी है। दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन है वित्तीय आयोग के अध्यक्ष। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। यानी भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर सलाह देंगे, कौन देंगे? तो ये काम होता है बच्चों महान्यायवादी का, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी जो है ये कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं भारत सरकार को, ठीक है। इन्हीं को बच्चों, इनको ना आपको याद रखना है, इन्हीं को विधि अधिकारी भी कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? लॉ ऑफिसर। भारत सरकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी प्रथम लॉ ऑफिसर, जल्दी बताइएगा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो यही होते हैं। इनका काम क्या होता है? कानूनी विषयों पर सलाह देना भारत सरकार को, ठीक है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है महान्यायवादी को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बच्चों, न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि करनी हो तो ये शक्ति किसके पास है? देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय, है ना। यानी देखिए, जितने भी न्यायाधीश हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं, अब उन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी होगी तो ये राइट किसके पास है? तो ये देश के राष्ट्रपति के पास होती है। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को होता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? क्या आप लोग बता सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करेगा, कौन नियुक्त करेगा जी? तो जी हाँ, देश के राष्ट्रपति। तो देखिए, देश के राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कर सकते हैं या फिर उनको उनके पद से भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय, जी हाँ, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष होती है? सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष होती है? तो याद रखिएगा कितनी वर्ष होती है? ये 65 वर्ष होती है। जी हाँ, 65 वर्ष जो है आपको याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। तो आप सभी बच्चे बताइएगा, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है?
यानी देखिए बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे उच्चतम बैंक माना गया है वो किसे माना गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? जल्दी से बताना है, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको बैंक प्रणाली में उच्चतम बैंक माना गया है। ठीक है, बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों? तो ये भी याद रखना है, मुंबई में है। कहाँ है बच्चों? मुंबई में है। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चों का सही था ये क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।